मैं दिलीप कुमार मौर्य, पीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय लखनऊ। आज हम सब मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण का अध्ययन करेंगे। मेरे बचपन के दिन संस्मरण को पढ़ने से पहले हम सब इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा के जीवन से परिचित होंगे। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनके प्रमुख काव्य संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, गद्य रचनाओं में रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पद के साथ ही श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन के वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरण और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं करुणा प्रकट हुई है। मेरा परिवार, गिल्लू, ये ऐसे संस्मरण हैं इनके जिनमें हम देखते हैं कि मानव ही नहीं पशु पक्षियों के प्रति कितनी आत्मीयता है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है। स्मृति यानी कि याद के सहारे लिखा है जब वह विद्यालय में पढ़ रही थी। इसमें लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। महादेवी जी कहती हैं कि जो बचपन होता है उसकी जो यादें होती हैं उसमें एक खिंचाव होता है, आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में, लेखिका कह रही हैं, अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे, यानी कि मार देते थे। मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। हर किसी के यहाँ कोई न कोई पूजा की जाती है, किसी न किसी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो लेखिका कह रही है हमारे घर में दुर्गा जी की पूजा होती थी और बड़ी मन्नतों के बाद जो है मैं उत्पन्न हुई। तो मेरी बड़ी खातिर हुई। खातिर यानी कि बहुत ही सम्मान मिला और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जी जबलपुर से आई थी, तब वह अपने साथ हिंदी लाई। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है। वह पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र की कहानियाँ जिसमें नीति की शिक्षाएं दी हुई हैं, बहुत सारी व्यवहारिक कहानियाँ हैं। लेखिका कह रही है सबसे पहले हमको वो पढ़ना सिखाया गया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमती बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा था, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन चारपाई के नीचे जा छुपी। लेखिका कह रही मैं उर्दू से बहुत डरती थी और मैं पढ़ना नहीं चाहती थी। जब मौलवी साहब उनको पढ़ाने आए तो मैं चारपाई के नीचे जाकर छुप गई। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा।
मिशन स्कूल जो विशेष किसी संप्रदाय के जरिए जो है संचालित किए जाते हैं, उसमें जो है खास करके धार्मिक शिक्षाएं भी तब ज़्यादा दी जाती थी। वहाँ जाना बंद कर दिया, जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रिस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। क्रिस्थवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में स्थित है। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थीं, हम लोगों का एक ही मेस था। हम ऐसे कह सकते हैं कि उस समय वहाँ का वातावरण जो है बहुत ही सौहार्द था। सब जो है प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहते थे। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थीं। उनमें पहली ही साथिनी सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वह मुझसे 2 साल सीनियर थी। वह कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री हैं, जो इनके प्रसिद्ध एक बहुत ही बहुचर्चित कविता झांसी की रानी, वह वहाँ पे लेखिका को मिलती हैं। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। मीरा 16वीं शताब्दी की कवित्री हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्त से संबंधित बहुत सारे पद लिखे हैं। उनके पद लेखिका की माँ गाती थी। उसमें प्रमुख पद था, जागे कृपा निधान पंछी बन बोले। यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। प्रभाती सवेरे गाया जाने वाला गीत। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। ब्रज भाषा वह भाषा जिसमें जो ब्रज क्षेत्र के आसपास बोली जाती है, जैसे गोकुल, वृंदावन, मथुरा। सूरदास के पद ज़्यादातर ब्रज भाषा में ही लिखे गए हैं। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनको बहुत मान सम्मान मिल चुका था। उनसे छिप छिपा कर लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबें की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ दिया और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। उन्होंने सबको बता दिया कि मैं कविता लिखती हूँ। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई, मित्र बन गए। क्रिस्थवेट में एक पेड़ की डाल के एक डाल नीची थी। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते। जब और लड़कियां खेलती थीं तब हम लोग तुक मिलाते थे, यानी कि कविताएं लिखते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। स्त्री दर्पण जो पत्रिका है यह इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी और यह 1909 से 1924 तक लगातार प्रकाशित होती रही। स्त्री दर्पण पत्रिका में जो है लेखिका कविताएं भेज देती थी प्रकाशित होने के लिए। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर वहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया। सत्याग्रह जो आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, तो गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन गया। आनंद भवन नेहरू गांधी परिवार का पूर्व आवास है। आजकल जो है वह संग्रहालय बना हुआ है। तो वह स्वतंत्रता आंदोलन का जो है प्रमुख केंद्र हो गया था। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रिस्थवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। मैडम यानी वहाँ की कोई शिक्षिका जो है लेखिका को लेकर कवि सम्मेलनों में जाया करती थी। हम कविता सुनते थे। कभी हरिओज जी अध्यक्ष होते थे। हरिओज जी जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज, ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, वो होते थे। कभी श्रीधर पाठक, उत्तर प्रदेश आगरा में श्रीधर पाठक जी का जन्म हुआ था। और कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। रत्नाकर जगन्नाथ दास जी रत्नाकर जो रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। कभी कोई अन्य भी होता था।
कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे। पदक जो चिन्ह के रूप में हमें कुछ भी प्रदान किया जाता है। उसमें एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला था। लेखिका कह रही हैं कि मैंने एक बार एक सम्मेलन में कविता सुनाई तो वहाँ पे हमें एक चांदी का कटोरा उपहार के रूप में मिला हुआ था। बड़ा नक्काशीदार था, बहुत उसमें कढ़ाई की गई थी, बेल बूटे बनाए गए थे उसमें। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। बापू यानी कि महात्मा गांधी जी। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वो पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेते गई। मैंने निकाल कर बापू को कटोरा दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते कि कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर जब मैं सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया, सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेवन्निशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। कोल्हापुर महाराष्ट्र का शहर है। जेवन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेवन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। जब वो हिंदी बोलती थी तो उसमें मराठी शब्दों का मिश्रण भी रहता था। मैं भी उससे कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े टिकड़े मराठी शब्द है, या लोकर ये भी मराठी शब्द है। जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती हैं तो उस्तानी जी, उस्तानी यानी कि जो उनकी शिक्षिका थी, से टोके बिना ना रहा जाता, वो उनको टोक देती, वाह देसी कौवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है। वो उनसे कहती कि देसी कौवा मराठी बोली, यानी कि जो है आपको देसी कौवा मराठी बोली है। एक मुहावरा है, प्रचलित मुहावरा। इसका मतलब होता है कि जिसे किसी चीज़ को कम ज्ञान हो और दिखावा बहुत ज़्यादा करे, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो जेबुन कहती, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा है, यानी कि मैं मराठी ही हूँ और इसलिए मराठी बोलती हूँ। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय ये देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। कुल मिला के जो है किसी तरीके का धार्मिक कोई भेदभाव नहीं था। जो अवध की लड़कियाँ थीं वो आपस में अवधी बोलती थी। अवध का क्षेत्र जैसे लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अवध का क्षेत्र बोलते हैं। वो आपस में अवधी बोलती थी और यहाँ बोली जाने वाली भाषा को अवधी भाषा कहते हैं। बुंदेलखंड की आती थी, वो बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं था, सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई किसी भी तरीके का विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई
विद्यापीठ जो यहाँ का जो है प्रयाग महिला विद्यापीठ है, जहाँ की लेखिका प्राचार्य भी रही हैं। तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। जो संस्कार होते हैं, जो बचपन में हमको मिलते हैं, जो हमारा पारिवारिक माहौल होता है, जो विचार होते हैं, जो हम शुरू में सीखते हैं, वही अंत तक चलते रहते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब भी रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, वो बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड यानी कि वहाँ का जो क्षेत्र था में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वह कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, यानी कि कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। भाई कभी कभी कहती हैं भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे, यानी कि कपड़े मिलते थे, रंग बिरंगे साड़ी या सलवार सूट जो भी था वो मिलता था उपहार के रूप में। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे। जब उनका पर्व आता था, त्यौहार आते थे, मुहर्रम जैसे आता था तो उनके लिए हरे कपड़े बनते थे, तो हमारे लिए भी हरे बनते थे। यानी कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था। हमारे यहाँ राखी मनाई जाती थी तो वो भी जो है उसमें शरीक हो जाते थे। उनके यहाँ मुहर्रम होता था तो हम भी उसमें शरीक हो जाते थे। लेखिका इन बातों से बताना चाहती है कि किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं था। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें, यानी कि हमारे लिए कोई उपहार खरीद कर रखें, मैं शाम को आऊँगी। वह कपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वह दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वह अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। कहने लगे कि जिनके जो है चाची ताई नहीं होते हैं, जो बच्चा जब जन्म लेता है घर में कोई, तो उसको जो बाहर से आए हुए कपड़े हैं वही पहनाए जाते हैं। जो कोई घर में चाची होती हैं, ताई होती हैं, वो कपड़े लाती हैं तो वो पहनाते हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। और उन्होंने उनका नामांकन कर दिया, नाम रखा मनमोहन। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताही साहिबा ने रखा था, यानी कि उस समय किसी प्रकार का कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यूँ अपने घर में वह अवधी भी बोलते थे। आज का जो वातावरण है वो ऐसा नहीं है। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यूँ अपने घर में वह अवधी बोलते थे। जो ताई साहिबा थी उनके घर की बात लेखिका बता रही है। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वो सपना ही था। आज लेखिका इस वातावरण को देखकर बहुत ही चिंतित है और अपने बीते दिनों को याद करके कह रही हैं लेखिका जी की जैसे वो सपना ही लगता है। आज वह सपना हो गया है, शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। लेखिका कह रही है कि जो सपना मैंने बचपन में देखा था वो अगर सत्य हो जाता तो जो हमारा भारत है वो कुछ और ही होता। जो जिस सपने की बात महादेवी जी कह रही हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता का सपना पूरा होने की बात कहती हैं। न केवल हिंदू मुस्लिम बल्कि वे किसी प्रकार के भेदभाव से रहित जीवन जीना चाहती हैं। उनका विश्वास है कि यदि ऐसा
हो जाए तो भारत का नक्शा बदल सकता है। भारत हर दृष्टि से उन्नत, शांत और समृद्ध देश बन सकता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।